हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जनरली जो मॉडर्न फिजिक्स है उसके बारे में बहुत बेसिक सी चर्चा करेंगे जो इस टॉपिक में गिवन है। एटॉमिक का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जरा इस बात की चर्चा करते हैं सबसे पहले। एटॉमिक का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो एटॉमिक जो भी एटम होता है यानी कि दुनिया की कोई भी चीज़ है वो मैटर से बनी है और हर एक मैटर एक एटम से बना हुआ होता है। अब एटम की अगर संरचना को हम ये मान लें तो एटम के मध्य में सेंटर पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, पीएन होता है, और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से चक्कर लगाते रहते हैं। तो जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है यही मिलकर इसका बनाते हैं मास, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास। ठीक है। तो एटॉमिक मास का मतलब क्या होगा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ये जनरली सबको पता है, उस वजह से बहुत बेसिक सी चीजें डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे इनमें से। इलेक्ट्रॉन की जो अब ये बचपन में हमने जो ट्रिक पढ़ी थी, ईट पर नाच। इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता थॉमसन, पी से प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है, रदरफोर्ड, और एन न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, चैडविक। हालांकि जो प्रोटॉन हो, प्रोटॉन को इससे पहले गोल्डस्टीन ने भी खोजा था। चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की अगर बात करेंगे तो जिसको वो खोजकर्ता जो है वो है जे थॉमसन। जे थॉमसन को हम द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स भी बोलते हैं, यानी कि मॉडर्न फिजिक्स के जनक। दूसरी बात ये है, इलेक्ट्रॉन में अगर हम चार्ज की बात करें तो एक ऋणावेशित होता है, यानी कि नेगेटिव चार्जेस होता है। और उसका जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। कूलम हमने पढ़ा था। कूलम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का जो बंडल होता है, इलेक्ट्रॉन्स का एक बंडल होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर 18, आई थिंक। इतना इलेक्ट्रॉन का एक बंडल होता है, ये होता है कूलम। तो इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज रहेगा, जे थॉमसन ने खोजा है, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम इसका ऋण आवेश रहता है। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन को सबसे पहले अगर हम कोई बात करें किसने खोजा तो वो थे गोल्डस्टीन ने। उसके बाद इसमें रदरफोर्ड ने भी किया है। इस मूलकण का नामकरण जो किया है वो रदरफोर्ड ने किया है। दो डिफरेंस है इसमें। जब ये पूछा जाएगा कि इसकी खोज किसने करी है तो गोल्डस्टीन ने, नामकरण किसने दिया, रदरफोर्ड ने। अब पी से प्रोटॉन, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है हमेशा, ये भी चीज हमें पता होना चाहिए। धनावेश होता है जिसकी जो इस पर 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलाम। ठीक है, ये दोनों का सेम ही है। न्यूट्रॉन की बात करें तो एन से न्यूट्रॉन, और ये रहता है कैसा, न्यूट्रल रहता है ना। और ये अस्थाई अनस्टेबल मूलकण होता है, यानी कि स्थायी नहीं होता है इसमें जो न्यूट्रॉन है। और इसकी खोज जो करी थी 1932 में चैडविक ने करी थी। अब बात ये आती है कि कभी कभार इसको क्रिम से लगाने के लिए भी देते हैं। तो हमारी जो ट्रिक है, ईट पर नाच, ईट क्रिम में ही लगा हुआ है। इसके बाद आता है पोजिट्रॉन। और पोजिट्रॉन को सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पोजिट्रॉन की जो खोज करता है उनका जो नाम है वो है एंडरसन। क्या नाम है, पोजिट्रॉन की खोज करता है एंडरसन। और जो पोजिट्रॉन होता है ये भी कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज लिए होता है, एक धन आवेशित मूलकण है। इसका द्रव्यमान और आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर। ये पूछ देगा। देखो, बात ये है कि जैसे ये प्रोटॉन है तो प्रोटॉन के एंटी दो पार्टिकल्स होते हैं। एक तो हो गया इलेक्ट्रॉन और एक हो जाता है ये पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन का जो भी मास होता है या फिर इसका जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। क्योंकि तभी तो आप इसको एंटी प्रोटॉन पार्टिकल कहते हैं। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, एंटी पार्टिकल ऑफ। इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन का एंटी कण, यानी कि इलेक्ट्रॉन का एंटी कण कौन है, पॉजिट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का अपोजिट क्या होगा, पॉजिट्रॉन। हाँ, इसका द्रव्यमान व आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। नाम भले पॉजिट्रॉन है तो हमें कंफ्यूजन नहीं हो जाना है कि ये प्रोटॉन के बराबर होता है, नहीं। पॉजिट्रॉन जो होता है ये एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक। न्यूट्रिनो जो है, ये दो, इस न्यूट्रॉनो की जो खोज करी थी वो करी थी पाउली ने। क्या नाम है, पाउली। और ये दो प्रकार के होते हैं, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। इसके चक्रण जो, यानी कि जो स्पिन होता है, ये जो घूमते हैं एक दूसरे के विपरीत घूमते हैं, न्यूट्रॉनो और एंटी न्यूट्रॉनो। जैसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होता है उसी तरीके से। पाई मैसन की बात करेंगे, इसकी खोज 1935 सबसे बाद में हुई है। ये है एच यूकावा, यूकावा ने करी है खोज। और ये धनात्मक पाई मैसन भी होता है और ऋणात्मक पाई मैसन, यानी कि प्लस माइनस दोनों इसके पास चार्जेस होते हैं। ये एक अस्थाई मूलकण है। तो अस्थाई मूलकण हमारे पास दो चीजें हैं, एक है हमारा न्यूट्रॉन अस्थाई मूलकण है, और दूसरा हमारा जो अस्थाई मूलकण है वो है पाई मैसन। तो दो हमें, ये दो अनस्टेबल है।
फोटोन की बात करेंगे अगर हमें, अच्छा एक चीज याद रखना है, तो पाई मैसन का जो द्रव्यमान होता है ये इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा होता है। वो कितना होता है? दो 274 टाइम्स ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। तो पाई मैसन का जो द्रव्यमान है यानी कि जो मास है वो 274 टाइम्स ज्यादा होता है किससे? इलेक्ट्रॉन से। फोटोन की बात करें तो फोटोन होता है ऊर्जा के बंडल यानी कि पैकेट्स ऑफ लाइट जिसको बोलते हैं फोटोन। और फोटोन की मदद से ही आप ये प्रूव कर पाते हैं जो कि जो लाइट है वो वेव्स के अलावा पार्टिकल भी है। ठीक है, क्योंकि लाइट का जो वेव वाला गुण होता है वो तो हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिसफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन के जो सिद्धांत है उनसे प्रूफ ये कर देते हैं कि लाइट क्या है? एक वेव है। लेकिन अगर हमें ये प्रूव करना है कि लाइट एक पार्टिकल है तो उसके लिए फोटोन सिद्धांत जरूरी होता है जो कि आइंस्टीन से रिलेटेड है। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि जो लाइट है वो पार्टिकल भी और वेव भी है। इसी वजह से हम लाइट को कहते हैं कि लाइट का डुअल नेचर होता है। ये चीज, तो फोटोन, अच्छा जो प्रकाश की चाल से चलते हैं, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही पूछेंगे कि फोटोन, क्योंकि अब सीधी सी बात ये है, ये पूछेगा कि फोटोन प्रकाश की चाल से चलते हैं तो आंसर बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि ये खुद में ही प्रकाश के बंडल है ना, जैसे प्रकाश चलेगा तो किसी स्पीड से तो ये चलेगा। इसके अलावा इस सभी विद्युत चुंबकीय किरणों का निर्माण मूल कण से हुआ है। ये चीज याद रखना जितनी भी इलेक्ट्रिकल वेव्स हैं, क्योंकि जो पार्टिकल होता है यानी कि लाइट जैसे जैसे चलती है ना, ये इसको कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। इस वजह से लाइट को हम मैकेनिकल वेव्स नहीं बोल के क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोला जाता है लाइट को, ना कि मैकेनिकल। अब इनका विराम द्रव्यमान यानी कि रेस्ट शून्य होता है। जब ये रेस्ट पे होते हैं तो इनका जो द्रव्यमान होता है वो कितना होगा? जीरो रहेगा। और इसी वजह से फोटोन को ट्रेस कर पाना थोड़ा आज के टाइम पे थोड़ा टफ है। आगे बात देखेंगे, परमाणु नाभिक की रचना, ये बता दिया न्यूक्लियस की रचना कैसे होती है, यहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया था ये वाला कॉन्सेप्ट। इनका ब्राह्म द्रव्यमान रेस्ट मास शून्य होता है। ठीक है, परमाणु नाभिक की रचना प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों से होती है। किस किस से होती है? प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन। ये डिस्कस कर चुके हैं तो ज्यादा कुछ नहीं देखना है। न्यूक्लियर फोर्स से चढ़ो तो ठीक है। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, हाँ न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का मतलब जरा समझ लेते हैं। किसी नाभिक का स्थायित्व यानी कि नाभिक यानी कि न्यूक्लियस कौन कितना स्टेबल रह पाता है, उसमें उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटोनों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करता है। देखिए अभी हम क्या पढ़ के आए इस तरीके से, यहाँ पर होता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, राइट। तो ये कह रहा है कि अगर कोई एटम स्टेबल रह पाएगा या नहीं वो उसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो नंबर है उस पर डिपेंड करेगा। कैसे? वो कह रहा है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर को अगर डिवाइड करो रेशियो तो ये हमेशा 1 आना चाहिए। अगर एन अपॉन पी यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर का इस तरीके से रेशियो अगर 1 है, दैट मीन्स 5-5 होने चाहिए तो 1 आएगा। अगर 10-10 होने चाहिए तो 1 आएगा। दोनों की संख्या बराबर होनी चाहिए। और अगर ये 1.5 से अधिक हो जाता है तो नाभिक अस्थायी और रेडियो एक्टिव भी हो जाता है। तो कोई भी नाभिक रेडियो एक्टिव कब होगा? जब इनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1.5 से अधिक होता है तभी वो रेडियो एक्टिव होंगे। बस एक चीज याद रखनी है। आइसोटॉप्स, तो टॉप्स का मतलब याद करने का तरीका है टीओपी। टॉप कब करते हैं? तो आपके नंबर बहुत अच्छे आते हैं। तो जिसमें प्रोटोनों की संख्या यानी कि नंबर्स ऑफ प्रोटॉन जब सेम रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आइसोटॉप बोलते हैं। जबकि जब बार, अब ये जो बार है ये हमेशा हमें मास को दिखाता है ना, तो ये जो आइसो बार्स हैं जब जहां पर परमाणुओं का भार समान होता है लेकिन नंबर्स अलग हो जाते हैं, परमाणु संख्या भिन्न होती है। तो आइसोटोप्स कब होता है? जब ये परमाणु संख्या जो होती है ये समान होती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है ये यानी कि प्रोटोनों की संख्या समान होती है, वहां पे प्रोटोनों की संख्या अलग होती है लेकिन ये भार सेम होता है। डिस्कस करते हैं कैसे। अब मूल चीज पहले आप ये समझिए कि जैसे ये लिखा है कहीं पे C612, ठीक है, तो C यानी कि कार्बन है और ये इसका जो 6 है ये यहाँ पे प्रोटॉन को दर्शाता है। और ऊपर जो 12 लिखा रहता है ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को दर्शाता है यानी कि ओवरऑल मास की बात करी जाती है ऊपर। बात समझ में आया? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये जो यहाँ पे 6 लिखा रहता है ये प्रोटॉन को दर्शाता है, जबकि ऊपर जो 12 लिखा रहता है ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को दर्शाता है यानी कि मास को दर्शाता है। अब जैसे हम ये बोल रहे हैं कि C6 12, C6 13, C6 14, तो इसमें आप जो 6 देख रहे हैं तो ये प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन है इन तीनों में, ये तो हमें कैसी दिख रही है? सेम दिख रही है। और जब प्रोटॉन जब सेम है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये आइसोटोप्स ऑफ कार्बन है। क्या है? आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। अगर आप ये कहे इनमें प्रोटॉन की संख्या तो
सेम है, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या सेम होगी? नहीं, अलग होगी। क्यों? क्योंकि अगर इसमें देखना, इसमें क्या है, 6 + 6 हो जाएगा। ऐसे ही देखो, अगर इसमें 6 प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन कितना होगा? 12 - 6 = 6। इसमें अगर 6 प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन कितना होगा? 13 - 6 = 7 न्यूट्रॉन हो गया। इसमें कितना होगा? 14 - 6 = 8 न्यूट्रॉन होगा। तो समझ में आ रहा? तो न्यूट्रॉन की संख्या 6 है, 7 है और 8 है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या 6, 6 और 6 है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं किसकी? आइसोबार की। आइसोबार में क्या होता है? भार जो होता है वो सेम हो जाता है। तो यहाँ पर देखो 18, 19, 20, यहाँ पे जो प्रोटॉन की संख्या है आर्गन में, ये डिफरेंट है। ये 18 है, ये 19 है, ये 20 है। उसी तरीके से आप बोलते हैं D1, D2 और D3 बोलते हैं। तो ये क्या है? ये सब आइसोबार के उदाहरण है। ठीक है ना? हाँ, तो यहाँ पर ये, लेकिन अब इनका जो भार देख रहा है ये 40 है, 40 है, 40 है। भार का मतलब क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो कैसी होनी चाहिए? सेम, यानी कि मास सेम होना चाहिए। 40, 40 एंड 40। ये है आपका आइसोटोप एंड आइसोबार। अब दो चीजें याद रखनी ये है कि जो आइसोटॉप्स होते हैं इनमें रासायनिक गुण जो होते हैं वो समान होते हैं। सीधी सी बात होगी, जब ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है, तो रासायनिक गुण तो इनके समान होंगे होंगे। लेकिन आइसोबार में रासायनिक गुण समान नहीं होते, केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं बदल जाती है। इसके बाद हमें, हाँ, ये न्यूक्लियर फिजन का हमें पता होता है। न्यूक्लियर फिजन मतलब विखंडन, है ना? जो न्यूक्लियर बम होता है वो किस पे काम करता है? फिजन पे काम करता है, विखंडन पे। और ये जो बमबारी करवाई थी इस नाभिक पर, ये करवाई थी हॉर्न तथा स्ट्रॉसमैन ने। तो ये भी चीज हमें याद रखनी है, किसने करवाई थी बमबारी? हॉर्न तथा स्ट्रॉसमैन ने। और किस उस पे करवाई जाती है? यूरेनियम 235 पर। बस यही चीज याद रखनी है, बाकी सब कुछ हमें नहीं देखना है। तो वैज्ञानिकों के जो नाम है वो नाम क्या है? हॉर्न तथा स्ट्रॉसमैन, एंड यहाँ पर ये है यूरेनियम 235। आगे हम डिस्कस करेंगे चेन रिएक्शन क्या होती है। तो सीधी सी बात है, जब विखंडन होता है तो एक के बाद एक जो नाभिक होता है वो टूटते चले जाते हैं। उन्हीं को एक चेन बन गई। अब दो तरीके की चीजें होती हैं, एक कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है और एक अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है। जो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है वो हमेशा किसमें? लैब वगैरह में, या फिर जो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो पूरा सुइटेबल एनवायरनमेंट बना के, कैडमियम की रॉड्स का प्रयोग करके, जो एनरिको फर्मी ने जो न्यूक्लियर भट्टी बनाई थी उसमें करेंगे। लेकिन अनहिंस्ड जो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है, ये जनरली एटम बम इसी सिद्धांत पर काम करता है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन के ऊपर। क्योंकि एटम टूटता जाता और ब्रेकेज होता है ये, और ये फैलता चला जाएगा। तो एटम बम बनाया ही इसलिए जाता है जिससे कि उसका जो इम्पैक्ट है ज्यादा से ज्यादा एरिया तक पड़ सके। राइट? तो ये दो चीजें समझी, कंट्रोल चेन रिएक्शन और अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। जो कंट्रोल चेन रिएक्शन होती है वो हमारे जो एटॉमिक रिएक्टर है एनरिको फर्मी ने जो पहली बार बनाया था उसमें ये सब किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं एटॉमिक रिएक्टर के बारे में क्या है। तो एटॉमिक रिएक्टर तो जनरली देख, अगर बात की है तो एनरिको फर्मी ने इसका मतलब निर्माण किया था अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में। ये सब नहीं पढ़ना है। और इसमें ईंधन के रूप में सबसे पहले क्या है? एनरिच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल किया गया था। किसका? एनरिच्ड यूरेनियम। अब याद रखो कि ये जो रिएक्टर बनता है तो उसमें आपको कंट्रोल तो करना पड़ेगा, वरना तो ये जो एटम्स होता है ये तो बाहर निकल जाएगा ना, ये यूरेनियम का। अब तो इसके लिए मॉडरेटर, मॉडरेटर का मतलब होता है किसी चीज को हल्का कर देना। उसके लिए दो चीजों का इस्तेमाल होता है, भारी जल जिसको ड्यूटेरियम भी बोलते हैं, D2O बोलेगो आप, या ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। तो मॉडरेटर जो भी है वो दो चीजें हैं, या तो DTO है फिर ग्रेफाइट है। अब जो भी बनाया जाता है, भट्टी बनाई जाती है, जो रिएक्टर बनाया जाता है, उसमें रोड्स लगाई दी जाती हैं। ठीक है, जिससे कि कंट्रोल कर पाए इनका विखंडन को। तो जो कंट्रोलर रोड्स लगती हैं वो बोरोन की लगती हैं, आइदर कैडमियम की लगेंगी। तो दो चीजें एग्जाम में कई बार पूछी जाती है कि मॉडरेटर किस से बने होते हैं, तो हम बोलोगे DTO एंड ग्रेफाइट से। जबकि जो कंट्रोल रोड्स होती हैं वो बोरोन और कैडमियम की बनी होती हैं। अब अगर हम भारत में बात करें तो भारत में इन रिएक्टर्स में जो ईंधन का प्रयोग होता है वो थोरियम एवं प्लूटोनियम का भी प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। तो ईंधन का कौन कौन सा इसमें ईंधन प्रयोग होता है? एक तो यूरेनियम इस्तेमाल हो सकता है, U200। ठीक है, एनरिच्ड यूरेनियम। दूसरा थ्योरियम और प्लूटोनियम भारत में इस्तेमाल होता है इस समय। ब्रीडर रिएक्टर्स की बात करेंगे। ब्रीडर का मतलब ब्रीडिंग, कहते हैं ना कि ब्रीडिंग होती है, जानवरों में ब्रीडिंग होती है, इनकी प्रजनन की क्षमता। प्रजनन का मतलब होता है एक से दूसरा जन्म हो रहा है, एक से दूसरा जन्म हो रहा है। तो ब्रीडर रिएक्टर का मतलब होता है कि जितना ईंधन हम इसमें इनपुट कर रहे हैं उससे ज्यादा ईंधन हमारे पास हमें प्राप्त हो रहा है। क्योंकि यूरेनियम हमें पता है लिमिटेड मात्रा में प्रकृति में अवेलेबल, और इंडिया के पास तो ऐसे कोई रिजर्व भी नहीं है। मेजरली जो सप्लायर ऑफ यूरेनियम है वो है ऑस्ट्रेलिया। तो हमें, हमारे पास जितना भी ईंधन है
इसी ईंधन से हम और अपना जो एटॉमिक मटेरियल होता है उसको इंक्रीज करते हैं ब्रीडेड रिएक्टर की मदद से। कैसे करते हैं जरा देखते हैं। देखा है, ऐसा रिएक्टर जो प्रयुक्त किए गए विखंडनीय पदार्थ की तुलना में अधिक विखंडनीय पदार्थ उत्पन्न करता है, उसको हम कहते हैं ब्रीडेड रिएक्टर। अर्थात इसमें प्रयुक्त पदार्थ ही और अधिक मात्रा में उत्पन्न किया जाता है। जैसे यूरेनियम 238 को जब हम इस्तेमाल करते हैं ईंधन के रूप में, तो ये हमें देता है प्लूटोनियम 239। ठीक है। यूरेनियम 238 से हम प्राप्त करते हैं प्लूटोनियम 239। उसी तरीके से थोरियम 233 को जब हम ईंधन के रूप में अंदर डालते हैं तो हमें प्राप्त होता है यूरेनियम 233। ठीक है। तो याद रखो, यूरेनियम 238 से प्लूटोनियम 239 एक संख्या के बाद इसी वजह से इनको बढ़ रहा है। और थोरियम 232 से हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, यूरेनियम 233। अच्छा, अब हम जरा अगर बात करें इन चीज़ों के अतिरिक्त रिएक्टर से रेडियो एक्टिव समस्थानिक भी प्राप्त होते हैं। जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होते हैं वो भी प्राप्त होते हैं। तो आइसोटॉप्स अभी मैंने क्या बताया था, रेडियो एक्टिव कब होगा, जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो है वो 1.5 से अधिक हो जाता है। रिएक्टर द्वारा यूरेनियम 238 को विखंडनीय प्लूटोनियम 239 में परिवर्तित किया जाता है और तब इसे परमाणु बम के निर्माण में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो परमाणु बम के निर्माण में क्या इस्तेमाल होता है, यूरेनियम 238 या यूरेनियम 235, बताइए क्या इस्तेमाल होता है। तो हमें पता है यूरेनियम 238 को हम क्या किस में कन्वर्ट करते हैं, पहले प्लूटोनियम 239 में, तब इस प्लूटोनियम का इस्तेमाल करेंगे हम परमाणु बम में। ठीक। इसके अलावा हम बात करेंगे अगर यूरेनियम 295 की यूरेनियम 295, तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं वेपन के निर्माण में। यूरेनियम का जितना ये नंबर ज्यादा हाई आपको दिखेगा उतना उसका रेडिकल यूज किया जाता है, ये चीज बस याद रखना है। ठीक है। एटम बम न्यूक्लियर फिजन के सिद्धांत पर काम करता है, ये मैंने बताया था। हिरोशिमा नागासाकी 6 अगस्त 1945 को अमेरिका वायुसैनिक बम वर्षक विमान का नाम था B-29 इनोला गे ने हिरोशिमा पर बम फेंका था। और इसी दिन 9 अगस्त 1945 को दूसरा परमाणु बम जिसका नाम था फैट मैन, तो दो बम लिटिल बॉय और फैट मैन हिरोशिमा एंड नागासाकी पर गिराए गए थे 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, तो जो हाइड्रोजन बम होता है ये न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करेगा, बस एक चीज याद रखना। और जो न्यूक्लियर बम होगा वो किस पे काम करता है, वो किस पे काम करता है, ये फ्यूजन पे। और अगर ये भूल जाओ कि हाइड्रोजन बम फ्यूजन पे काम करता है, तो बताओ हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन इक्वल टू क्या बनाता है, हीलियम बनता है। कहाँ पे बनेगा, यही तो सन का सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ सन। इसी तरीके से याद रख सकते हैं। हाइड्रोजन बम यही बता दिया मैंने, ये फ्यूजन के पे काम करता है। ठीक है। सोलर एनर्जी बता दिया आपको, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन होता है इक्वल टू हीलियम का निर्माण होता है यहाँ पर। तो ये सब चीजें थी जो हमने डिस्कस की हैं, बाकी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।